हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कसकाए। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है आदित्य राय और आज मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आज मैं आप सभी से बात कर सकता हूं इस चीज के बारे में कि जो आपको और मुझको अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, जो आपको और मुझको पूरे हिंदुस्तान में घूमने की आजादी मिली है, जो आपको और हमको अपने आप को ओवरऑल डेवलप करने की आजादी मिली है, इसके पीछे जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका कितना बड़ा योगदान जो है वो रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि आप और मैं जो आज इतने फ्रीली हमारे हिंदुस्तान में घूमकर अपने आप को जो है ओवरऑल डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, हम जो चाहे वो चीज फ्रीली कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्बिट्ररी डिसीजंस जो कि हमारे अगेंस्ट लिए जाते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय जो है वो जाता है हमारी संविधान सभा को यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। बट उससे कहीं ज्यादा ये जाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स को। अगर उन लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी नहीं दी होती, अगर उन लोगों ने त्याग नहीं किया होता और उन लोगों ने अपने से पहले समाज के बारे में यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ के बारे में नहीं सोचा होता, तो शायद आज आप और हम जो हैं वो उन्हीं जंजीरों में बंधे होते जिन जंजीरों में उनको जो है ब्रिटिशर्स ने बांध के रखा हुआ था। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये डेडिकेटेड है उनके इसी पर्टिकुलर त्याग, बलिदान और उनके द्वारा हमको दिए गए इस उपहार के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस डे की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली शुरुआत इसकी जो हुई थी वो कहा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 यानी 1857 की क्रांति, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। 1857 की क्रांति जो रही है वो हमारे द्वारा यानी कि इंडियंस के द्वारा पहला स्टेप था जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए थे। मंगल पांडे जी की वो पहली कोशिश जिसने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1885 में यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक एक संगठन जो है उसका गठन किया गया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पार्टी बनाई गई थी A.O. ह्यूम जी के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने जो है हम हिंदुस्तानियों को एक तरह से एकजुट करने की कोशिश करी। हाउएवर इसके पीछे भी दो थ्योरीज हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो मेजर इनका उद्देश्य था वो ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह एक्ट करेगी, और जिस प्रकार से 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिशर्स को अलग अलग लोकेशंस में जाकर इंडियंस को सप्रेस करना पड़ा, शायद वो चीज नहीं करनी पड़ेगी अगर एक जो है इंडिविजुअल यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ला दिया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भले ही बनाई गई थी एज अ सेफ्टी वॉल्व, बट कहीं ना कहीं इसने एक तरह से आपके लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया है, और ये वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आग फैला देता था किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर। इस पूरी की पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे कार्य जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान को एकजुट करने में और फिर आगे जाकर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने में बहुत मदद की है। हाउएवर पहली बात आती है 1906 की। जी हाँ, 1905 के दौरान जब हमारे यहाँ लॉर्ड कर्जन के द्वारा बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे, उसी समय एक डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन ये रहता है कि जो हमारा बंगाल एरिया है उसको विभाजन करना पड़ेगा, उसका डिवीजन करना पड़ेगा। और ये जो डिवीजन ऑफ बंगाल किया गया था, इसका मेजर उद्देश्य ये था कि जो बंगाल में इतने ज्यादा पॉलिटिकल अपराइजिंग्स हो रही हैं, उनको जो है बांटा जाए बाय डिवाइडिंग बंगाल। एंड ये जो डिवाइडिंग बंगाल किया गया उसके पीछे मेजर उद्देश्य आपको पता ही है, जो ब्रिटिशर्स का हमेशा रहा है, दैट इज डिवाइड एंड देन रूल। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल को बांटा तो कुछ इस तरीके से बांटा गया कि एक हिस्सा जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वहीं दूसरा हिस्सा जो था उसमें हिंदू मेजॉरिटी रह गई थी। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमको बांटने की कोशिश करी, एंड तभी इसके खिलाफ जो है एक मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया, जिस मूवमेंट को हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका एक उद्देश्य तो ये था कि हमको ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो विभाजन किया गया है इसके विरुद्ध आवाज उठानी है। बट इसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो ये थी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जितनी भी चीजें हिंदुस्तान में सेल करी जाती हैं, हमको उनको अवॉइड करना है, और हमें जो है अपने खुद के डोमेस्टिक गुड्स को जो है ज्यादा प्रमोट करना है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद जो है आपस में ही इन चीजों को लेकर विभाजित हो गई, और सूरत स्प्लिट 1907 के तहत जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट्स थे, इन दोनों के बीच जो है वो डिवीजन हो गया। इसके बाद 1911 की बात आती है, जब अनलमेंट ऑफ बंगाल का डिवीजन किया जाता है,
और जो ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल उस समय बंगाल में हुआ करती थी उसको उठाकर ला दिया गया दिल्ली में। यहां तक तो चीजें जो है वो फिर भी ठीक थी, बट इसके बाद गांधी जी जो है उनका आगमन हमारे इंडिया में होता है। जी हाँ, गांधी जी जो है 1915 के अराउंड इंडिया में आते हैं और उस समय वो ऑलरेडी एक फेमस लीडर हो चुके होते हैं। उसका कारण था कि जब साउथ अफ्रीका में वो थे तो वहां पर उन्होंने इंडियंस जो कि इंडेंचर्ड लेबरर्स ज्यादातर थे, उनके अगेंस्ट किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ बहुत आवाज उठाई थी और पूरी दुनिया को ये दिखाया था कि किस तरह से शांति का प्रतीक होकर भी आप जो है जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं और एक बड़े से बड़े ब्रिटिश एम्पायर को भी आप घुटनों पर ला सकते हैं। इसके बाद बात आती है जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु रहते हैं उन्होंने गांधी जी से कहा कि अगर आप चाहते हो इंडिया में आपको पॉलिटिक्स करनी है और आपको इंडिया के जो लोग हैं उनको भी इस ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट आपको खड़ा करना है, तो उससे पहले आपको एक चीज करनी होगी जो कि मैं भी आपसे कहता हूं कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने जाएं या किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस और PYQs को बहुत इंपॉर्टेंटली देखें। यहाँ पर जो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, उन्होंने भी गांधी जी को यही करने के लिए कहा। उन्होंने गांधी जी को कहा दैट आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि पहले पूरा भारत का भ्रमण करिए। जी हाँ, यहाँ पर आपको हो सकता है हमारे जो बहुत ही फेमस से एक्टर हैं पंकज जी, उनकी भी ये बात याद आ रही होगी जहां वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि 12वीं के बाद हर लड़के को उसके माता पिता एक लोकल ट्रेन की टिकट करवाकर उनको छोड़ दें और बोले कि आप जाओ और पूरे हिंदुस्तान का जो है भ्रमण करके आओ जनरल कंपार्टमेंट में। तब शायद आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान कितना डाइवर्स है। यही जो है गांधी जी को कहा गया और गांधी जी पूरे 1 साल तक हिंदुस्तान का भ्रमण करते रहे। गांधी जी जब हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे थे उसके बाद ही जब वो पहुंचते हैं बिहार के पास तो वहां पर राजकुमार शुक्ला जी उनसे आके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि सर देखिए हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है एंड इन लोगों को जबरदस्ती इंडिगो जो है उगाने को कहा जा रहा है एंड उसके लिए इनको सही जो है रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया जाता है। एंड इंडिगो उगाने से ये होता था कि जो लैंड जिसपे आप इंडिगो उगा रहे हो वो लैंड जो है वो कुछ समय के लिए बैरन लैंड हो जाता है। तो एक तरह से पैसा भी नहीं मिल रहा, जबरदस्ती उगाने के लिए भी कहा जा रहा और साथ ही साथ हमारा लैंड भी खराब हो रहा है। इसलिए जितने भी इंडिगो उगाने वाले फार्मर्स थे वो इन प्लांटर्स के अगेंस्ट जो है बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसीलिए फिर गांधी जी जो है वहां जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपने सुना होगा, वहां से इसकी शुरुआत होती है और गांधी जी का हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सफर जो है वो शुरू होता है। इसी के साथ साथ गांधी जी के और भी अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो इंडिया में चले, जैसे कि आपने सुना होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में, जो कि गांधी जी का पहला जो है आपका कंसिडर किया जाता है हंगर स्ट्राइक, जहां पे गांधी जी जो मिल वर्कर्स थे उनके लिए यहां पर लड़ रहे थे। हाउएवर इस चीज के चलते चलते आगे होता क्या है कि ब्रिटिशर्स हमको कहते हैं कि आपको सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा एंड ब्रिटिशर्स सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे हमें 1919 का कानून देते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के नाम से भी जानते हैं। हाउएवर ये कानून हमको कहा जरूर गया था कि आपको सेल्फ गवर्नेंस दिया जाएगा प्रोविंसेस में, बट उसमें भी हमारे साथ जो है धोखा हुआ था। जी हाँ, वहां पर हमको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। हाउएवर जो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जो कि दिए गए थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि आप लोग जो है इसके लिए कानून बना सकते हैं। हाउएवर उस गवर्नमेंट को भी जो है पूरी तरह से पावर नहीं था, क्योंकि जो वहां के गवर्नर थे उनके पास ये पावर हुआ करता था कि वो उस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे भी वीटो पावर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर अब देखा जाए तो यहां पर हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ है, क्योंकि 1919 तक की भी अगर बात करें तो मैंने जैसा कि बताया कि इलेक्ट करने का अधिकार था, लेकिन वो इलेक्ट करने का भी अधिकार सबको नहीं था। जी हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे यहाँ उस समय तक भी नहीं था एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद ही आप और हमको जो है वो मिला है। खैर आते हैं वापस, और अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें जो है एक कानून दिया गया जिसमें बोला गया था सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा, लेकिन वो चीज हमें मिली नहीं। एंड उसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एक ऐसा कानून लगाया जिसको ब्लैक लॉ या ड्रैकोनियन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसको हम फेमसली जानते हैं विद द नेम ऑफ राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जो था, इसके अंतर्गत किसी भी हिंदुस्तानी को कभी भी किसी भी वक्त उठाकर जेल में डाला जा सकता है और विदाउट गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ ट्रायल उनको जेल में रखा जा सकता है। कहने का मतलब कि मेरी आजादी जो है वो पूरी तरह से मुझसे छीनी जा सकती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा।
यानी मुझे जेल में डाला जा सकता है और मुझे कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा जज साहब के समक्ष, ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं। मुझे ट्रायल प्रोसेस का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये कानून जो है बहुत ही ज्यादा ड्रकोनियन था एंड इसीलिए इसके खिलाफ जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। हाउएवर उसी समय जो है बैसाखी का हमारा पर्व आता है और एक छोटा सा इलाका था जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर कुछ लोग जो है वो बैसाखी के पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। हाउएवर ये जो सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आसपास के गांव से आ रहे थे एंड उन गांव से आने की वजह से उन लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उस समय वहां पर जो है कर्फ्यू की स्थिति जो है वो पैदा करी गई थी और कर्फ्यू लगाया गया था जनरल ओ डायर के द्वारा। हाउएवर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी अंदर आए और वो लोगों को प्रेरित करना चाह रहे थे, कुछ स्पीचेस दे रहे थे, बट ये बहुत ही कम इन नंबर्स थे। बट जनरल ओ डायर को जैसे ही ये बात पता चली कि उनके आदेश के खिलाफ यहाँ पर सभी लोग जो है एकत्रित हुए हैं, वो अपनी पूरी की पूरी फौज को लेकर जलियांवाला बाग की तरफ आने लगे और साथ ही साथ कुछ कैनन्स यानी कि टैंक्स जैसी चीज जो है वो भी लेकर वो अपने साथ आ रहे थे। वो तो भगवान की कृपा है कि जो जलियांवाला बाग का गेट था वो बहुत ही छोटा था और छोटे होने की वजह से उसके अंदर जा पाना पॉसिबल नहीं था एंड इसीलिए कैनन्स बाहर ही खड़े थे। बट उस शातिर इंसान के दिमाग की सोच को देखिए कि वो सभी के सभी लोगों को अंदर ले गया अपने फौज के और उनको एक लाइन से खड़ा कर दिया और बोला कि जब मैं आदेश दूं आप शूट करोगे। एंड जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, चाहे बच्चे, चाहे माताएं, चाहे बहनें, चाहे पुरुष, जितने भी लोग थे, ना उनसे कभी किसी प्रकार की वार्निंग दी गई, ना ही उनको जो है किसी भी प्रकार का मौका दिया गया वहां से निकलने का, और सभी के ऊपर जो है गोलियां बरसाना चालू कर दी। जी हाँ, ये था हमारा जलियांवाला बाग। अब जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उसके चलते हमारे इंडियंस ने सोचा कि हमको इनके खिलाफ जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चलाना होगा एंड इस चीज के चलते इंडियंस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खोल दिया। जैसे ही हमने इसको जारी किया उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड एक इंसिडेंट होता है जहां पर जब ये प्रोटेस्ट चल रही थी उसी वक्त कुछ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ बदतमीजियां करने लगते हैं। तो फिर इससे गुस्साए लोग क्या करते हैं सर, वो जाते हैं और इन पुलिस ऑफिसर्स को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। हाउएवर ये जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं ये जाकर थाने के अंदर छुप जाते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं। जैसे ही ये वहां छुपते हैं तो हमारी जो ये मॉब रहती है वो वैसे ही बहुत आक्रोश में रहती है, तो वो क्या करती है, मशाल लेकर पूरे के पूरे पुलिस थाने को जो है आग लगा देती है। जैसे ही इस पुलिस स्टेशन पे आग लगाई जाती है सर एंड मैम, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैल जाती है कि चौरी चौरा एक जगह जो है गोरखपुर के पास, वहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और गांधी जी को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि गांधी जी को लगता है कि हमें क्या चाहिए सर, हमें जो भी चीजें करनी है वो करनी है विद नॉन वायलेंस। एंड इसीलिए गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वापस बुलवा लेते हैं। एंड जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस बुलवाया जाता है, जितनी एनर्जी हमारे यूथ में थी, जितने आक्रोशित हम सभी थे, वो सब चीजों को एकदम डायरेक्शनलेस जो है छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब कोई मूवमेंट नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये सरफरोशी की भावना थी उसको कहां दिखाया जाए, ये चीज अब मौका नहीं रह गया। एंड चूंकि अब ये मौका नहीं था एंड किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं चल रहा था और गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था, इन्हीं कारणों की वजह से अब दो प्रकार के कार्य होने लगे। एक जो सामाजिक कार्य किए जा रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत ही एक नई पार्टी बनाई गई जिसको स्वराजिस्ट पार्टी के नाम से बोला गया। अब ये जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, इसका ये उद्देश्य था कि हमको जाना है मिनिस्ट्रीज के अंदर और चुनाव लड़के, और ब्रिटिश शर्स के द्वारा जितने भी यहाँ पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, उनको जो है हमें थोड़ा सा कम करवाना है और उनका इफेक्ट जो है वो इंडियंस पे ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना है। एंड यही वो समय था जब हमारे यहाँ कुछ लीडर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुन रखा होगा महान श्री भगत सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे राजगुरु जी, इन लोगों को लगा कि शायद ये मौका है जब हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एंड तभी इन्होंने इस समय पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना शुरू कर दी। एंड इवन एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी तो ऐसी थी जहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आप समझिए जैसे आज का पार्लियामेंट, वहां पर एक बॉम्ब फेंका गया। और ये जो बॉम्ब फेंका गया, ये बॉम्ब जानबूझ के ऐसा बनाया गया था जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आवाज आएगी। एंड ये कहा गया कि इसका मेजर उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम उनको सुनाना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शांत बैठे हैं दैट डजंट मीन कि हमारे पास आवाज नहीं है। एंड इसीलिए
इस चीज के चलते जो हमारे ये तीनों ही लीडर्स थे, इन सभी को जो है फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई। खैर, उनके बलिदान, उनके परित्याग और उनके द्वारा किए जाने वाले अनुसरण की तो हम किसी भी प्रकार से कल्पना भी नहीं कर सकते, और आज का यूथ तो शायद उस बारे में सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ा त्याग, ना जाने किसके लिए, शायद आपके और मेरे लिए जो कि उनके लिए अनजान थे, ये किया। जी हाँ, क्योंकि आप और हम सभी सिर्फ एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड दैट कनेक्शन इज भारत माता। जी हाँ, आप, मैं और ये सभी लोग, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक कनेक्शन के साथ, और वो है पेट्रियोटिज्म, वो है हमारी देशभक्ति, और वो है हम सभी का राष्ट्र जिसको हम कहते हैं इंडिया। जी, आगे बढ़ते हैं। इसी समय क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ यंग लीडर्स जो हैं उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना चालू करी। सिमिलरली कुछ यंग लीडर्स ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ चुके थे, जिनमें नाम आता है जवाहरलाल नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का। इन लोगों का यह मानना था कि अगर हमको ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हमें जो है एक इफेक्टिव तरीके से बात करनी होगी, और अब हम इनसे किसी भी प्रकार से केवल और केवल बात नहीं करेंगे कि आप हमें जो है यहां पर रिफॉर्म्स लाके दीजिए, बट हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अब हमें चाहिए आजादी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आजादी, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। जी हाँ, 1930 का वो समय था जब हमारे जब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, जिसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो थी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास। उन्होंने ये स्टेप लिया, और स्टेप लेते हुए ये कहा कि हमारा पूरा उद्देश्य क्या होगा सर, हमारा उद्देश्य होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाना या फिर पूर्ण स्वराज पाना। एंड तभी 26 जनवरी 1930 को हमने अपना झंडा जो है वो भी फहराया, ये कहते हुए कि आज से हम जो है आजाद अपने आप को घोषित करते हैं। खैर, इसके बाद भी बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो पुट करने पड़े, यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी हमें करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने जो है इसी दौरान दांडी मार्च जो है वो भी किया, जहां पर नमक को जो है चुना गया पूरे के पूरे देश को एकजुट करने के लिए, और ब्रिटिशर्स को ये बताने के लिए कि हम आपके कानून से डरते नहीं हैं। बट सवाल ये उठता है कि आखिर नमक को ही क्यों चूज किया गया? सर, नमक को चूज करने की ये जो पूरी की पूरी धारणा थी वो ये थी कि हमें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, या साथ ही साथ आप किसी भी प्रोफेशन के हो, चाहे आप जमींदार हैं, चाहे आप एक जो है फार्मर है, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप सभी को जो है एकजुट करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, और वो है खाने में डलने वाला नमक। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, जो चाहे जितना भी राजा हो या जो चाहे रंग हो, ये दोनों ही मिलके जो है खाने में नमक जरूर डालते हैं। इसीलिए गांधी जी के द्वारा चुना गया क्या सर, गांधी जी के द्वारा चुना गया नमक। एंड दांडी मार्च जो है उस चीज को करते हुए गांधी जी ने जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था उसको यहां पर तोड़ने की कोशिश करी। हालांकि इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स और भी हुए, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा डायरेक्टली 1942 की। जी हाँ, 1942 की ये बात है जब हमारे यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चालू हुआ। 8 अगस्त का वो दिन था जिस दिन हमारे लीडर्स ने सभी लोगों को सिर्फ एक ही चीज करने के लिए कहा, और कहा कि आपको अब एक सुर में बात करनी है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ डू एंड डाई। जी हाँ, ये वो स्थिति है जब या तो आप करो या फिर मरो, और किसी भी तरीके से हमको इन ब्रिटिशर्स को जो है हमें यहां से निकाल फेंकना है। एंड यही वो सारे के सारे हमारे इवेंट्स थे जिसके चलते आज आप और हम यहाँ पर हमारा एक नया इंडिपेंडेंस डे जो है वो मना पा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही विनती होगी जाने से पहले कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इनके द्वारा पुट किए गए सारे के सारे एफर्ट्स को किसी भी तरीके से हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। जिस समय से हम आजाद हुए हैं, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक 15 अगस्त 2023 तक, आप अगर पीछे पलट कर देखें तो हिंदुस्तान बहुत आगे आ चुका है। लेकिन इतना आगे आने के बावजूद अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमको ग्रो करने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो हमारा मेंटल स्टेटस हो, चाहे वो हमारे लिए हमारा खुद का इनकम स्टेटस हो। जी हाँ, इन सभी चीजों के लिए आपसे ये विनती रहेगी कि आप अपना जो है बलिदान देने से पहले यहाँ पर ये चीज सोचें कि क्या आप जो कार्य करने जा रहे हैं उससे आपके देश का कुछ भला हो सकता है। अगर हो सकता है तो मैं आपको कहूंगा कि बिना सोचे समझे आप सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये भारत माता की मिट्टी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा आप सभी से विदा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपसे गुजारिश रहेगी जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरी संकल्प के साथ करिए, पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ करिए, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अपने कार्य में सक्सेसफुल जरूर होंगे।
With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Jai Hind, Jai Bharat.